नमस्कार दोस्तों, 12 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बनी न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, हालांकि इस न्यूज़ में मुझे एक अलग से वीडियो बनानी है, मैंने पीपीटी तैयार कर ली है, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की एक एमपी है वेस्ट बंगाल से, जिनका नाम है महुआ मोइत्रा। इन्होंने लोकसभा में एक स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट में इन्होंने एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कुछ आरोप लगाए। उन आरोपों को लगा के उन्होंने प्रेजेंट जो रूलिंग सरकार है उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, और इन्होंने और भी बहुत सी बातें यहाँ पे बोली हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी बातें यहाँ पे महुआ मोइत्रा जी ने बोली हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, आप कह सकते हो, डायरेक्शंस के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि भाई किसी एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या फिर एक फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप एलिगेशंस नहीं लगा सकते। बट कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा जी ने ये किया है। वो मैं अलग से वीडियो बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा भी बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को वायलेट किया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? इट रिफर्स टू राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय लेजिस्लेचर्स in which legislatures are granted protection against civil or criminal liability for actions done or statements made in the course of their legislative duties। तो कुल मिला के ये जो पावर प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज दी जाती हैं सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अंडर आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, इसको भी वायलेट किया है। आर्टिकल 121 को भी वायलेट किया एमपी महुआ मोइत्रा जी ने। तो इनके खिलाफ एक प्रिविलेज नोटिस लेके आया जाएगा, प्रिविलेज मोशन लेके आया जाएगा। ये सब जो बातें यहां पे बोली थी महुआ मोइत्रा जी ने, ये मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान बोली थी। मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान जज के कंडक्ट के ऊपर, रूलिंग गवर्नमेंट के कंडक्ट के ऊपर इल्जाम लगाया यहां पे महुआ मोइत्रा जी ने, और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो सेंसिटिव बातों को बोला है। इसलिए इनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस की बात की जा रही है। यहां पे बीजेपी एमपी पीपी चौधरी जी ने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस इशू भी कर दिया गया है। शुरुआत में तो ये बोला था बीजेपी ने कि भाई हम प्रिविलेज मोशन लेके नहीं आएंगे, बट अब फाइनली ले आए हैं। तो क्यों लेके आए हैं? एक प्रिविलेज मोशन का मतलब क्या होता है, क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है, जिसको मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ की पीपीटी में भी मैंने ये प्रोसीजर जोड़ दिया, आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो शाम तक मैं वो वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेना। जनरल स्टडीज पेपर 2 में पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है और वहां पे मेंबर्स के पावर्स और प्रिविलेजेस क्या है, उसके रिस्पेक्ट में महुआ मोइत्रा वाला जो इंसिडेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 17, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स प्लेयर्स अडॉप्ट टूल किट फॉर सेल्फ रेगुलेशन। आपको पता है कि एक खतरे की तलवार, एक खतरे की घंटी टंगी हुई है इनके ऊपर रिसेंटली, जो 17 ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स है, जिनको आप बोलते हो ओसीसीपी। इसमें से कुछ आपके बहुत फेवरेट है, मैं भी बहुत देखता हूँ, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जी, वायाकॉम 18। कहीं ना कहीं इस तरीके के जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है ना दोस्तों, ये आजकल हम लोग की जरूरत बन गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली सोनी टीवी पे आपका, सोनी लिव पे आपका हर्षद मेहता आया था। तो कोई ना कोई ऐसा सीरियल आता ही रहता है जिसके लिए हम इसका सब्सक्रिप्शन लेते ही रहते हैं। नेटफ्लिक्स मेरा पर्सनल फेवरेट है, मनी हीस्ट, और बहुत सारे ऐसे, ये आपका पीकी ब्लाइंडर्स हो गया, बहुत सारे मैं ऐसे शोज पे देखता हूँ। तो कुल मिला के बहुत सारे लोगों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो नॉर्मल टीवी से ज्यादा अच्छे हो गए। हम लोग इनको ज्यादा देखना प्रेफर करते हैं, नॉर्मल टीवी को कम देखना प्रेफर करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये रेगुलेटेड नहीं है हमारी सरकार के द्वारा, और सरकार इनको रेगुलेशन के अंदर लाना चाहती है। और इनको रेगुलेशन की बात 2020 से चल रही है। जब 2020 में सरकार ने बोला कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करेंगे, तो इनके ऊपर एक खतरे की घंटी आई। तो क्या किया इन लोगों ने कि सितंबर में इनकी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI। इन एसोसिएशंस के साथ ये 17 के 17 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर्स जुड़े हुए हैं। इस एसोसिएशन ने बोला है कि ये सारे के सारे 17 प्लेटफॉर्म मिलके एक यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड बना रहे हैं, और इस यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड के हिसाब से हम अपने कंटेंट को रेगुलेट करेंगे, ऐसा इन 17 के 17 प्लेटफॉर्म ने बोला। जब ये कोड सरकार के पास पहुंचा, सरकार ने इस कोड को रिजेक्ट कर दिया। सरकार ने बोला कि तुम्हारा ये जो कोड है, दिस इज नॉट इनफ, हम नई गाइडलाइंस लेके आएंगे। समझ गए बात को? तो सरकार ने तो इस कोड को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन रिसेंटली इस कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंप्लीमेंटेशन टूल किट है वो अनाउंस कर दी है इन 17 ओटीटी प्लेटफॉर्म में। तो 17 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं, और इनकी रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इनको रिप्रेजेंट कर रहा है IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये 17 ओटीटी प्लेयर्स और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया चाहते हैं कि इनको रेगुलेट किया जाए थ्रू यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड, और उसके चलते इन्होंने अपनी इंप्लीमेंटेशन टूल किट अभी रिसेंटली लॉन्च की। सरकार बोल रही है नहीं भाई, तुम्हारा ये जो यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड है ये नहीं चल पाएगा, हम तुम्हारे लिए जल्दी ही गाइडलाइंस लेके आएंगे। अब
गाइडलाइन सरकार क्या लेके आएगी वो तो जब सरकार की गाइडलाइंस आएगी तभी पता चलेगा। अभी के लिए देखते हैं टूल किट में क्या है और कोड में क्या है। कौन से कोड में? यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड में, और इस टूल किट में जिसके थ्रू इस कोड को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इस टूल का कोर पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फॉर प्रोसीजर्स टू effectuate the various provisions of the code, assist the signatories in fulfilling their commitments and responsibilities set out in the code, to achieve effective self-regulation goals as envisaged by the signatories of the code। तो कोड में जो जो भी लिखा है, जो कमिटमेंट्स, जो सेल्फ रेगुलेशन, जो तरीके लिखे हैं, उस तरीकों को हम फॉलो करेंगे, ये इस टूल किट में लिखा है। सीधी बात यहाँ पे हो गई। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस टूल किट में लिखी है, ये लिखा हुआ कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग समय समय पे जो भी फीडबैक देगा इन ऑनलाइन कंटेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को, उस फीडबैक को ये लोग प्रायोरिटी बेसिस पे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आता है कंटेंट में, या कोई प्रोहिबिटेड कंटेंट एयर किया जाता है इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, तो उस कंटेंट को जितना जल्दी हो सकेगा हटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की ये पॉइंट था कि भाई आपके यहाँ प्रोहिबिटेड कंटेंट है, आपका कंटेंट रेगुलेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो भी हमको इंस्ट्रक्शंस देगी, उन इंस्ट्रक्शंस में हम प्रायोरिटी बेसिस पे एक्ट करेंगे और हम लोग रेलेवेंट लॉज ऑफ द लैंड के हिसाब से चलेंगे। फिर भाई ये जो सेल्फ रेगुलेशन कोड है और जो टूल किट है, उसमें ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म भी होगा जो कि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगा। ठीक है भाई। एक एडवाइजरी पैनल होगा जिसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जो समय समय पे बताएंगे कि हाँ भाई ये कंटेंट सही नहीं है, इसको हटा दो, इसको रख लो। फिर भाई OCCP, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके लिए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स किए जाएंगे इनकी क्रिएटिव और लीगल टीम्स के लिए। इनकी जो क्रिएटिव और लीगल टीम्स होती हैं वो बेसिकली बताती हैं कि कंटेंट किस प्रकार से बनाना है, क्या कंटेंट लीगली एक कंट्री में सही है या नहीं है। तो इन लीगल टीम्स के लिए, क्रिएटिव टीम्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएंगे ताकि इन लीगल टीम्स को आइडिया लग पाए कि भाई देश में क्या नियम कानून है और आप जो भी कंटेंट बनाओ उस देश के नियम कानून के हिसाब से बनाओ, ऐसा कोई कंटेंट मत बनाओ जो उस देश के नियम कानून को वायलेट करता है। फिर भाई अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर कंज्यूमर्स टू हेल्प इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ एज रेटिंग। तो भैया कंज्यूमर्स को ये बताना कि आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करें, एज के हिसाब से कंटेंट को देखना, कंटेंट का डिस्क्रिप्शन, पैरेंटल कंट्रोल्स, इस प्रकार की चीजें ये कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पेरेंट्स को भी प्रोवाइड करेंगे ताकि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे कुछ पर्टिकुलर चीजें ना देख पाए तो वो ना देख सके। एक डिटेल्ड ऑडिट और कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म होगा। अब पेरेंटल कंट्रोल्स नाम के ही रह गए आज की डेट में। कोई बच्चा स्कूल गया, उसने स्कूल में अपने दोस्त से पूछा, उसके दोस्त ने बोला अरे पता है तुमने नेटफ्लिक्स पे वो देखा, वो घर पे आया। अब घर पे उसके जो नेटफ्लिक्स है उस पे उसके फादर ने कोड लगा रखा है तो उसको वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, उसको पर्टिकुलर कंटेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब एक बच्चे को कंटेंट के बारे में पता चल गया तो वो कंटेंट देख ही लेगा, तुम कितने पेरेंटल कंट्रोल उसके ऊपर लगा लो। तो यहाँ पे कैसे आप प्रॉपर गाइडेंस करोगे, कैसे रेगुलेशन करोगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब चीजें तब क्लियर होंगी जब सरकार की गाइडलाइंस निकल के आ रही है। तो यहाँ पे कोई भी सेल्फ रेगुलेशन कोड ये OTT प्लेटफॉर्म्स ले आए उससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने अगर गाइडलाइंस पे लिख लिया तो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस देश में धंधा करना है तो सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द रोल ऑफ मीडिया में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। देखिए रिसेंटली 20th एडिशन हुआ है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का। ठीक है भाई। और इस पर्टिकुलर समिट का नाम क्या है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो आपको क्या समझ में आया कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? द एनर्जीज एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करवाता है। इस साल ये ऑनलाइन हुई, कब से कब तक? 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। ठीक है भाई। और यहां पे इसका थीम क्या बताया गया समिट का? रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। क्या बोला गया? Marking 20 years in its journey of making sustainable development a globally shared goal, the summit series brings together governments, business leaders, academicians, climate scientists, youth and civil society in the fight against climate change। मतलब 20 साल से ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक ग्लोबल गोल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते बिजनेस लीडर्स, गवर्नमेंट, एकेडमिशियंस, क्लाइमेट साइंटिस्ट सब लोग साथ में आके इसके ऊपर बहस करते हैं और इसके ऊपर बातचीत होती है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट कैसे लड़ा जाए। यहाँ पे यूथ की और वुमेन की वॉइसेस को भी एक कंसीडरेशन दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये चीजें ग्लोबल साउथ से 26th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी इन ग्लासगो तक पहुंचे। कहने का मतलब क्या है? ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। वहां से ये चीजें डेवलप्ड कंट्रीज तक पहुंचे, उन कंट्रीज तक जो रियल मैच क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी इसका एक एम है। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज
और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की पार्टनर्स हैं समिट के। तो 3 मिनिस्ट्रीज इसकी की पार्टनर्स हैं। इसका एम क्या है और क्या क्या डिस्कशन हुआ यहाँ पे? एनर्जी और इंडस्ट्री ट्रांजिशन, एडेप्टेशन, रेजिलियंस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, क्लाइमेट फाइनेंस, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीन ओशंस एंड एयर पॉल्यूशंस। ये रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे बातचीत हुई और जिनके बारे में ये लोग चेंजेस लेके आना चाहते हैं। याद कर सको तो कर लो। तो ये थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का। ये एक सोल समिट है ग्लोबल इश्यूज पे। डेवलपिंग वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से आगे लेके जाया जाए, और डेवलपिंग वर्ल्ड अगर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के थ्रू डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जिसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल लीडर्स के लिए और प्रैक्टिशनर्स के लिए कि वो यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस की बात कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और पूरी ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर प्रेशर डाल सकें एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। इससे पहले होता था दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, उसकी लीगेसी को ही कंटिन्यू कर रहा है ये। दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को 2001 में शुरू किया गया था फॉर मेकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ ग्लोबली शेयर्ड गोल, और दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को आगे लेके जा रहा है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही हो। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको सारी की सारी करंट अफेयर्स की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आपके यूपीएससी का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जॉइनिंग डॉट जवाब दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ, एडिटोरियल की पीडीएफ और बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ पाने के लिए। न्यूज ये है कि ब्रिटिश टेलीविजन चैनल बीबीसी वर्ल्ड न्यूज, जो कि चाइना में भी एयर होता है, इसको चाइना से बैन कर दिया है। ये किसने बोला? ये नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने अनाउंसमेंट किया। और ये कब किया गया? ये तब किया गया कि जब यूनाइटेड किंगडम के मीडिया रेगुलेटर ने चाइनीज स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क सीजीटीएन को यूके में बैन कर दिया। तो यूके में सीजीटीएन बैन हुआ और चाइना में ब्रिटिश टेलीविजन चैनल बीबीसी बैन हो गया। और ये जो स्टेटमेंट आया चाइना की तरफ से, ये कब आया? 12 फरवरी को आया। और यहां पे क्या पाया गया? यहां पे ये पाया गया है कि भाई जो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज है, इसकी जो चाइना रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, ये बहुत ज्यादा वायलेट करती हैं रेगुलेशंस को। ये चाइना को एक गलत तरीके से पूरी दुनिया के सामने दिखाती हैं, चाइना के नेशनल इंटरेस्ट को वायलेट करती हैं, इनकी नेशनल यूनिटी को वायलेट करती हैं। अब एक बात बता दूं कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज कोई बहुत फेमस टीवी चैनल नहीं है चाइना में। जो भी टीवी चैनल और केबल पैकेजेस चाइना में ऑफर किए जाते हैं उसमें बीबीसी वर्ल्ड न्यूज इंक्लूडेड नहीं होता है। कुछ बड़े होटल्स, प्रीमियम होटल्स और रेजिडेंसेस में ही बीबीसी वर्ल्ड न्यूज का सब्सक्रिप्शन है। ज्यादातर जगहों पे बीबीसी वर्ल्ड न्यूज नहीं यूज किया जाता है चाइना के अंदर। जब इस प्रकार का अनाउंसमेंट आया तो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक राब ने बोला है कि ये जो किया है चाइना ने, दिस इज अनएक्सेप्टेबल और चाइना की ग्लोबल स्टैंडिंग को डैमेज करता है। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसको ट्रबलिंग बोला है। अब बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने ऐसा क्या रिपोर्ट किया चाइना के बारे में कि चाइना में इसको बैन कर दिया गया? चाइना ने इसका बहाना क्या दिया है? तो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज ने 3 फरवरी को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें यह बोला गया था कि जो चाइनीज कंसंट्रेशन कैंप है वहां पे जो उइगुर मुस्लिम वुमेन्स है चाइना की, उनके खिलाफ टॉर्चर और सेक्सुअल वायलेशन हो रहे हैं। तो सिस्टमैटिक रेप, sexual abuse and torture of women detainees by police and guards in Chinese western region of Xinjiang, ये रिपोर्ट किया गया था। ये जो रीजन है Xinjiang का, दिस इज मेनली नोन फॉर मुस्लिम उइगुर माइनॉरिटी, और कहीं ना कहीं चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया है यहाँ पे। तो वुमेन को बहुत बुरी तरीके से यहाँ रखा जाता है, उनका रेप होता है, टॉर्चर होता है। इस चीज को बीबीसी ने रिपोर्ट किया और इसके बेसिस पे चाइना ने बीबीसी को चाइना से बैन कर दिया। जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है यूएस इंपोजेस सैंक्शंस आफ्टर म्यांमार कूप। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो म्यांमार के कूप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो उनके मिलिट्री लीडर्स हैं, जो मिलिट्री जनरल्स हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं और ये सैंक्शंस बहुत जरूरी भी हैं। साथ साथ यहाँ पे बाइडेन ने बोला है कि भाई 8 नवंबर को जो इलेक्शंस हुए थे उसके चलते जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आई थी, आप उसको रिस्टोर करिए। ये जो आपने कूप किया है ये सही नहीं है, आप रिस्पेक्ट दिखाइए टुवर्ड्स द रोल ऑफ पीपल, ये बोला है बाइडेन ने साफ साफ ये बोला है कि वी आर टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट द जनरल्स फ्रॉम इम्प्रॉपरली हैविंग एक्सेस टू $1 बिलियन इन बर्मीज गवर्नमेंट फंड्स। तो जो सरकार का पैसा है वो इन मिलिट्री जनरल्स के हाथ में ना है, ऑब्वियसली वो उनके हाथ में आ ही चुका है। इन मिलिट्री जनरल्स के जो भी बिजनेस इंटरेस्ट है दुनिया भर में, इन मिलिट्री जनरल्स के जो भी फैमिली मेंबर्स है दुनिया भर में, उनके ऊपर जिस हद तक चाइना सैंक्शंस लगा सकता है उस हद तक सैंक्शंस लगाएगा चाइना।
सॉरी यूएसए, उनके ऊपर जिस हद तक यूएसए सैंक्शंस लगा सकता है यूएसए सैंक्शंस लगाएगा। चाइना ऑब्वियसली बात है बैक एंड में यहाँ पे म्यांमार की मदद कर रहा है। फिर भाई यूएस के रिस्पेक्ट में जो भी म्यांमार को मदद मिलती थी वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन यूएस एक बात ये बोल रहा है कि भाई बर्मा के लोगों की हेल्थ केयर से रिलेटेड, बर्मा में जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, और वो सारी चीजें जिनके थ्रू बर्मा के लोगों को डायरेक्टली मदद मिलती है उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन जो भी चीजें बर्मा के मिलिट्री जनरल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगी उनको रोका जाएगा। तो कहीं ना कहीं बर्मा में जो 1 फरवरी को मिलिट्री कूप हुआ है उसके अगेंस्ट दुनिया खड़ी है। ऑब्वियसली बात है रशिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज, और कहीं ना कहीं इंडिया भी म्यांमार के फेवर में बोल रहा है, बट यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। वो अलग बात है कि सैंक्शंस किस हद तक इफेक्टिव होंगे। म्यांमार में भी ये जो कूप हुआ है इसके खिलाफ लगातार 5 दिन तक प्रदर्शन चले हैं, अभी भी प्रदर्शन जारी है, बट कहीं ना कहीं म्यांमार की जो मिलिट्री है वो बहुत बुरी तरीके से प्रदर्शनों को सप्रेस कर रही है, दबा रही है। फिर कॉल टू कॉर्पोरेशंस, यूनाइटेड नेशंस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात के ऊपर कंसर्न दिखाया है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं जो कि इस कूप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके तरफ जो मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा दबा रही है, उनको बहुत ज्यादा मतलब जेलों में उठा उठा के बदल रही है, उनको सप्रेस कर रही है। मेजर जो ग्लोबल राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस के सामने अपील जारी की है कि अगर आपके म्यांमार की मिलिट्री लिंक्ड इंटरप्राइजेस के साथ कोई लिंक है तो उनको तोड़ दीजिए। इन जनरल्स के ऊपर, उनके बिजनेस इंटरेस्ट के ऊपर जिन्होंने म्यांमार में कूप लगाया है इसके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए। मिलिट्री लीडर्स ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स थी ऑंग सू की, उनको उठा के जेल में डाल दिया है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जो ज्यादातर लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं जेल में बंद हैं, कुछ हाउस अरेस्ट में, कुछ जेल में। एग्जैक्टली कहां पे है ये भी नहीं पता है लोगों को। 5 साल तक, 5 डिकेड्स तक मिलिट्री रूल रहा था म्यांमार में, 10 साल के लिए मिलिट्री रूल नहीं रहा और अब फिर से मिलिट्री रूल लगा दिया गया है। और ऑब्वियसली बात है इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ऑंग सैन सू की और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स इनके मिलिट्री जनरल्स की बात सुन नहीं रहे होंगे। मिलिट्री जनरल्स अपने हिसाब से चलाना चाहते होंगे बैक एंड में, तो यहाँ पे दोनों की बनी नहीं और मिलिट्री जनरल्स ने यहाँ पे कूप कर दिया। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, म्यांमार कूप ऑफ 2021, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ म्यांमार, मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड रोल ऑफ ऑंग सैन सू की। इस वीडियो को जाके देख लीजिए, 2 दिन पहले ही मैंने अपडेट किए म्यांमार कूप। मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज आपको काम आएगी। और आज का फाइनल न्यूज, हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स इन मंगार एरिया। एनसीआर का जो इलाका है ना, दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच का जो इलाका है उसको मंगर इलाका बोला जाता है। ये जो मंगर लैंडस्केप है अरावलीज का फरीदाबाद में, इसको बोला गया है हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड स्पेशीज पाई जाती है। यहाँ पे 17.13 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 219 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स पाई गई हैं जो कि हाई कंजर्वेशन वैल्यू की हैं। ये किसने बोला है? ये एक स्टडी ने बोला है जिसको कंडक्ट किया है सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च ने, सेडार ने। इस स्टडी में पाया गया कि 219 स्पेशीज ऑफ बर्ड्स पाई गई इस बंगाल लैंडस्केप्स में, जिसमें 130 रेजिडेंट स्पेशीज हैं, 53 विंटर माइग्रेंट स्पेशीज हैं, 12 समर माइग्रेंट स्पेशीज हैं, 16 पासेज माइग्रेंट स्पेशीज हैं। और कहीं ना कहीं ये जो स्पेशीज हैं ये दे आर वेरी, आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा आप डेंजरस या फिर वल्नरेबल स्पेशीज हैं, ऐसा बोलना चाहिए टू बी प्रिसाइज। बहुत सारी स्पेशीज तो ऐसी हैं जो कि दिल्ली के इलाके में फाइंड ही नहीं है, की जाती हैं, रेयर हैं, जैसे कॉमन रोजफिंच, ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर, रेड मुनिया। 5 नेशनली इंडेंजर्ड रैप्चर स्पेशीज हैं यहाँ पे, जिसमें 2 हैं किंग वल्चर और इजिप्टियन वल्चर। 6 ऐसी बर्ड स्पेशीज हैं जो कि नेशनल लेवल डिक्लाइन दिखा रही हैं, जिसमें 2 हैं येलो क्राउंड वुडपेकर, शॉर्ट टोड स्नेट ईगल, लेकिन ये मंगार लैंडस्केप में थ्राइव कर रही हैं। ओके भाई, तो कहीं ना कहीं मंगार बानी नाम का ये जो इलाका है और उसके आसपास के जो जंगल है इनको कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर नेशनल कैपिटल रीजन की एवी फॉनल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। इन सारी बर्ड्स की फोटो यहाँ पे नजर आ रही है कि ये रही किंग वल्चर, ये रही ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर, शॉर्ट टेड स्नेक ईगल, येलो क्राउंड वुडपेकर, कॉमन रोजफिंच, इजिप्टियन वल्चर, रेड मुनिया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी और जनरल स्टडीज पेपर 1 में जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। आई होप आपको चीजें सीखने और समझने को मिली होगी। अपना व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।